हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग बीपीएससी के लिए, क्योंकि बिहार टीचर में करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन तो आएंगे। पिछले एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आए हुए थे। उसके बाद हम बिहार स्पेशल करंट कर लेंगे, उसमें वैसे इंक्लूड है सारे क्वेश्चन, मतलब बिहार के भी। इसमें हम लोग देखेंगे नया संसद भवन देखेंगे, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखेंगे, महिला आरक्षण बिल देखेंगे और उस क्या बोलते हैं नोबेल प्राइज भी देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूरे प्रॉपर देखेंगे। तो फिर हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में मतलब स्कोर कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत लोग करंट अफेयर पढ़ते ही नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे 10-15 मार्क्स का तो कर लेंगे। तो शुरू कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 5 जून को। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसका जो थीम था, इस बार का थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी सांची में बनी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सांची में पहली सोलर सिटी बनी है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है? तो भिवड़ी तालुका। भिवड़ी तालुका जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है ये गांव भिवड़ी तालुका, इसको कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बोला तिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला तिनुबू बने हैं नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक रूप में से कमजोर परिवार की मदद करने के लिए मोह घर योजना किस राज्य ने शुरू की? तो मोह घर योजना उड़ीसा ने शुरू की। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और इसका इस बार का थीम था वी नीड फूड नॉट टोबैको, मतलब कि हमें खाना की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं है। इसका यही इस बार का थीम था। और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस या फिर श्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने एमएस रामचंद्र राव। इसका राइट आंसर है एमएस रामचंद्र राव। अगला क्वेश्चन है, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता। आयोजन स्थल जो था उड़ीसा, उड़ीसा में हुआ था, लेकिन जीता किसने है? उत्तर प्रदेश ने। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किस राज्य में किया है? तो असम में किया है। अगर पूछे पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का अनावरण कहाँ हुआ है? तो असम। असम की कैपिटल जो है वो है दिसपुर, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंता विश्व शर्मा है, और वहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसने नमो शेतकारी महाशमन योजना शुरू की है? तो नमो शेतकारी महाशमन योजना शुरू की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो राज्यपाल है वो है रमेश व्यास। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने अब्दुल्ला अल मडोश। अब्दुल्ला अल मडोश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है तेलंगाना में। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो लीडा यांकरिनो जो ये है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की सीईओ बनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? तो सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद बने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेनिश फुटबॉल लीग जो है ला लीगा 2023 का खिताब जीता है बार्सिलोना फेडरेशन ने। अगला जो क्वेश्चन है वो, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 मनाया गया 15 मई के, और इसका थीम जो था डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज, और अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया भी जाता है 15 मई को। अगला क्वेश्चन है, पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सैंटियागो पेना। इसका राइट आंसर है सैंटियागो पेना। अगला क्वेश्चन है, 2023 में लिपजिग पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 में लिपजिग पुरस्कार जीता है मारिया स्टेपानोआ। मारिया स्टेपानोआ जो है ये 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार जीती हैं।
अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने? तो अजीत कुमार मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष बने हैं और ऊर्जा विभाग के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें स्थान पे रहा है और पहले स्थान पे अगर पूछेगा तो नॉर्वे। इसका राइट आंसर है अब 161 और फर्स्ट पे नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा 2023 2 मई को मनाया गया। हर साल 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम था अस्थमा केयर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 142 मतलब कि तलाक देने का अधिकार जो है किसमें है? अनुच्छेद 142 में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग किस शहर में बनाई गई है? तो भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग किस शहर में बनाई गई है? तो बनाई जाएगी मुंबई में। इसका राइट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है इसरो ने ANVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह किस यान से की मदद से लॉन्च किए? तो GSLV F12 की मदद से। इसका राइट आंसर है GSLV F12। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे रहा? तो पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे नंबर 1 पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो अपने देश भारत ने। अपने देश भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन मतलब हुआ था, उसमें अपने देश भारत ने जीता था और आयोजन स्थल जो था वो सालाला था, ओमान के सालाला में हुआ था और अपना देश भारत जीता था हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। अगला जो क्वेश्चन है वो है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। इसका थीम था राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। तो इसका राइट आंसर है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन है मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये वाराणसी में है। रीडिंग लाउंज मतलब मुफ्त इसका होगा। मुफ्त मतलब कि वहाँ की लाइब्रेरी में बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई भी मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फिर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मोनलम चेन्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मोनलम चेन्मो उत्सव मनाया गया लद्दाख में। इसका राइट आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने बुपल्ला प्रणीत, ये तेलंगाना के हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने आशुतोष दीक्षित। इसका राइट आंसर है आशुतोष दीक्षित। अगला क्वेश्चन है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने शुरू किया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने। इसका राइट आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने मादक पदार्थों को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त चालू किया है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने मतलब कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। अगला क्वेश्चन है सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है सार्जियो पेरोज ने। अगला क्वेश्चन है 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था? LVM मार्क 3 से इसरो ने अपना चंद्रमा पे लॉन्च किया था अपना तीसरा मिशन जो है चंद्रयान 3। अगला क्वेश्चन है मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने संजीव वी गंगा पुरवाला। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1862 में हुई थी। इसका मुख्य पीठ कहाँ है? वो चेन्नई में है। राज्य क्षेत्रीय मतलब अधिकारिता तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों का है।
अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने, यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने, तो अमरेंदु प्रकाश। अब सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो डॉक्टर विजय दर्ड ने रिंग साइड नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया, तो अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। 1900 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गो शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई करने के बाद हर साल उनकी याद में 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है, तो इसमें शीर्ष पे जो रहा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। इसका शुभंकर जो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का, तो जीतू था और इसका संस्करण तीसरा था। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 में 26 गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सिल्वर मेडल जीते हैं, मतलब कि इसमें सबसे उन्होंने 26 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं और 17 जो है वो जीतते हैं सिल्वर मेडल, और 26 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी 26 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ फर्स्ट स्थान पे थी। अगला जो है, महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल ने बता दिया मुंबई, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। अगला 2023 लिपजिंग पुरस्कार किसने जीता है, तो अभी हमने इसको देखा, मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। लिपजिंग पुरस्कार प्राइज एक प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार है जिसे 1994 में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने, तो अजीत कुमार मोहंती। बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी बने हैं एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक, इसको भी हमने देख लिया है। और सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना, अपना देश भारत। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने देश भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन जो है, 17वां विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले शतरंज चैंपियन बन गए, तो डिंग लिरेन। इसका राइट आंसर है डिंग लिरेन। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा, तो शशिर शेखर वेम्पति ने। अगला क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी, तो सात्विक सराइज रेड्डी और चिराग, मतलब इन लोगों ने जीता है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। यह एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत का केवल दूसरा स्वर्ण पदक है। दिनेश खन्ना ने 1965 में पुरुष एकल वर्ग में पहला स्वर्ण पदक जीता था, मतलब ये दूसरा है। सबसे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने जीता था पुरुष एकल वर्ग में, और ये मतलब युगल में ये सात्विक और चिराग ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने टी.एस. शिवगन्नानम। शिवगन्नानम जो है बने हैं ये कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1862 को, इसका मुख्य पीठ जो है वो कोलकाता में, और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल का है, अंडमान का है, मतलब पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये लक्षद्वीप में की गई साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलिडियर डे लाग लेगियन डी होन्योर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो किरण नादर को। इसका राइट आंसर है किरण नादर को। अगला क्वेश्चन है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो पीयूष बोबल ने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं, तो निरंजन गुप्ता बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, तो मुंबई दूसरी बार लगातार जीता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 मतलब कब मनाया जाता है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रुदेंद्र टंडन को। इसका राइट आंसर है रुदेंद्र टंडन।
अगला क्वेश्चन है आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ खोलेगी? तो सबसे पहले अपना वो स्टोर जो खोली थी मुंबई में, अगर दूसरा पूछा तो वो दिल्ली में। पहला जो था मुंबई और दूसरा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमबी गंगा विलास ने किन दो स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरी की है? तो वाराणसी और बोगीबिल, मतलब वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में और बोगीबिल जो है वो असम है, इन दोनों के बीच में चलेगी ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति दर्ज की गई है? तो सबसे ज्यादा प्रजाति जो दर्ज की गई पश्चिम बंगाल में। गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 489 प्रजातियों को दर्ज किया गया, जो 35 भाग लेने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक हैं। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी? तो रश्मि शुक्ला जो है एसएसबी की नई महिला महानिदेशक बनी है। अब एसएसबी देख लेते हैं, तो एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। एसएसबी का या सशस्त्र सीमा बल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2023 3 मार्च को मनाया गया। पहला विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2014 को मनाया गया था और इस बार का जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो नागालैंड विधानसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जखालू और शलहोनू क्रूश, ये दोनों बनी हैं। अगला क्वेश्चन है बिजनेस स्टैंडर्ड बैकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो शशिधर जगदीशन ने। इसका राइट आंसर है शशिधर जगदीशन ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन। इसका राइट आंसर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच क्रेग फुलटन बने हैं। भारतीय हॉकी खेल के इंडिया संस्था रेगुलेट करता है, मतलब भारतीय जो मतलब हॉकी खेल जो है उसको हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 2009 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जो है दिलीप टर्की, मतलब भारतीय हॉकी जो टीम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप टर्की। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के मतलब अंतराल के बाद ट्रॉफी जीती है। ये आयोजन स्थल जो था वो सऊदी अरब में हुआ था और संस्करण जो था 76वां संस्करण था। अब हम लोग देखते हैं नए संसद भवन से, क्योंकि नए संसद भवन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नए संसद भवन से महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अगर क्वेश्चन में पूछेगा मतलब कि उन्होंने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, 10 दिसंबर 2020 को रखी थी और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट विमल पटेल ने डिजाइन किया। विमल पटेल जो हैं इन्होंने डिजाइन किया, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विमल पटेल ने नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय रूप में दिया है, मतलब कि त्रिकोणीय रूप में इन्होंने नए संसद भवन का रूप बनाया है। नए संसद भवन को यह आकार इसलिए दिया गया क्योंकि हर एक धर्म त्रिकोण मिति का बहुत महत्व है, मतलब हर एक धर्म के अकॉर्डिंग दिया गया है। नए संसद भवन को तिकोने में बनाया गया। इसमें 4 मंजिलें हैं, मतलब कि त्रिकोणीय रूप में बनाया गया और 4 मंजिलें हैं। 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया। ये 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है। संसद में 3 दरवाजे हैं। संसद में जो है वो 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे को ज्ञान द्वार कहा जाता है और दूसरे दरवाजे को शक्ति द्वार, तीसरे को कर्म द्वार का नाम दिया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सीटें हैं, मतलब नए संसद भवन में जो है लोकसभा में 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। इसमें इतनी जगह है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो सभी सदस्य आ सकते हैं। मतलब जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में 1272 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं हम जो आ सकते हैं क्वेश्चन। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 28 मई को इसलिए किया था क्योंकि उसी दिन वीर सावरकर जी की जयंती थी, उनकी जयंती के अवसर पे किया था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद की आधारशिला कब रखी थी? तो हमने ये पहले ही देख लिया है, 10 दिसंबर 2020 को रखी थी आधारशिला।
अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? तो HPCL डिजाइन्स कंपनी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, नए संसद के डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन ने तैयार किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो अभी हमने देखा था नए संसद भवन का जो निर्माण है वो किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। इसका राइट आंसर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय रूप में है, ट्रायंगल शेप में है। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का नया संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नए नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, बिमल पटेल है। इसका राइट आंसर है बिमल पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो शंगोल रखा है। अब हम लोग देखते हैं ये शंगोल क्या है। नए संसद भवन में रखा जाने वाला संगोल की कहानी वास्तव में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है। इसका अभिप्राय यह है कि संगोल जो है, इसकी कहानी जो है देश की आजादी से और एंशियंट टाइम के पे जुड़ी हुई है, मतलब प्राचीन इतिहास से भी जुड़ी हुई है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के रूप में राजदंड यानी संगोल को दिया जा रहा था। उस टाइम पे संगोल जो दिया गया था प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये संगोल जो है ये चोल वंश के शासनकाल से है। अगला है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का जो है निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो हमने अभी पढ़ा 65,000 स्क्वायर मीटर है नए संसद भवन का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, नए संसद में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 888 सीटें जो है लोकसभा के लिए हैं। लोकसभा जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब 888 सीट तो बहुत ज्यादा है, सब लोग अब जान गए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा किसके मतलब थीम पे बना है? तो लोकसभा जो बना है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पे बना है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 384 सीटें हैं नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये जो है राज्यसभा चेंबर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम, हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसकी थीम पे राज्यसभा की सीटों को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन को बनने में लगभग कितना मतलब पैसा लगा था? तो नए संसद को बनने में पैसा जो लगा था 1200 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1200 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो नए संसद भवन के उद्घाटन पे जो जारी किया गया था सिक्का 75 रुपए का। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने मंजिला है? तो आपको पता है, अभी हमने देख लिया कि नया संसद भवन जो है हमारा 4 फ्लोर का है, मतलब 4th फ्लोर का है, 4 मंजिला है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन जो होगा लोकसभा हॉल में होगा। इसको हमने इम्पोर्टेंट जब स्टार्टिंग में शुरू करे थे तभी देख लिया था। संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटें का वाला बृहद हॉल बनाया गया? तो 1272, मतलब कि 1272 सीटों के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया? तो नए संसद भवन में जो निर्माण किया गया समिति कक्ष का 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन कब? अब हम थोड़ा सा पुराना संसद भवन से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि अगर नया संसद से पूछेगा तो पुराना संसद से भी पूछ सकता है। तो पुराना संसद भवन का जो था वो बनकर तैयार हुआ था 1927 में, लेकिन अगर पूछेगा इसका मतलब शिलान्यास या आधारशिला कब रखी गई थी, तो 12 फरवरी 1921 को हुआ था, लेकिन ये इसको 6 मतलब साल लगे थे बनने में, तो 1927 में बनके तैयार हुआ था। पुराने संसद का उद्घाटन किसने किया था? तो पुराने संसद का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने किया था? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर, ये दोनों ने किए थे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर, सब लोग मतलब कि एडविन लुटियंस को तो जानते हैं, हर्बर्ट वेकर को बहुत कम लोग जानते हैं, तो याद रखिए ये दोनों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद में लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो इसमें पूछ रहा है पुराने संसद में लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो 543 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 543। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद में राज्यसभा की सीटें कितनी थी? तो वो 250 सीटें थी। इसका राइट आंसर है 250 सीटें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो मतलब किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है, 79। आप लोग इसको याद रखिएगा सरला से। देखिए सरला से याद कैसे करना है हमको।
स से हो गया हमारा संसद भवन। संसद भवन जो है हमारा मतलब कि 79 जो है उस अनुच्छेद के तहत है। तो अगर संसद भवन का हो जाएगा तो 79 सरला से मैंने आपको भी बताया। स से हमारा जो होगा वो होगा हमारा संसद। र से हमारा होगा लोकसभा। ये लोकसभा जो है अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। और ला से लोकसभा। लोकसभा हमारा जो है ये है 81। मतलब कि इसका अभिप्राय ये हुआ, स से हो गया हमारा संसद। संसद में 79 में है, 79 में। और अगर र से मतलब राज्यसभा। राज्यसभा 80 अनुच्छेद में है। और 81 से ल से लोकसभा हो गया। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद जो है हमारा उसके 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो पूछ रहा है भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटेन से। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मैं टेस्ट ले लेती हूँ, फिर अगला अगला टॉपिक हम लोग करते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसका आप लोग आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इन सबका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं अपना जो टॉपिक नया है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की शुरुआत 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। मतलब राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1953 में प्रदर्शित फिल्मों का मूल्यांकन करते हुए पहली बार 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे। उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सूचना प्रसारण मंत्री जो थे वीवी केशकर थे। उस समय राष्ट्रीय पुरस्कारों को राजकीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता था। उस जब फर्स्ट टाइम दिया गया था उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सूचना प्रसारण मंत्री वीवी केशकर थे। और उस टाइम पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके नाम के मतलब नहीं जाना जाता था, जाना जाता था राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से। 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था। 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जो था श्यामची आई को मिला था। यह पुरस्कार फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं। यह पुरस्कार जो है फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला था रॉकेटरी द नावी इफेक्ट। इसका राइट आंसर है रॉकेटरी द नावी इफेक्ट को राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। इसके निर्देशक जो थे आर माधवन थे और ये चंद्रयान 3 के थीम पे बनी हुई है मूवी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे में दिया गया? मतलब कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे उसका अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था पुष्पा द राइज, यानी आप लोग समझ गए होंगे अल्लू अर्जुन को। इसका राइट आंसर है अल्लू अर्जुन। इनकी जो फिल्म थी पुष्पा द राइज। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो अभिनेत्री का अवार्ड 2 लोगों को मिला है। एक दीपिका पादुकोण सॉरी एक आलिया भट्ट को मिला है और एक कृति सेनन को मिला है। मतलब आलिया भट्ट को मिला है और कृति सेनन। आलिया भट्ट को उनकी मूवी गंगूबाई काठीवाड़ी के लिए मिला है और कृति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए मिला है। तो 2 लोग को मिला, आलिया भट्ट और कृति सेनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो निखिल महाजन को मिला है। निखिल महाजन को इनकी फिल्म गोदावरी द होली वाटर के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी का अवार्ड किसे मिला है? मतलब सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सरदार उधम सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सरदार उधम सिंह। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड आपको पता है पंकज त्रिपाठी जी को मिला है। इनकी जो मूवी थी वो फिल्म मिमी के लिए इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है जो है वो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो इनको मिला है ये पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी इनकी फिल्म जो थी द कश्मीर फाइल्स इसके लिए मिला है इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मतलब मेल में किसको मिला है? तो मेल में काल भैरव को मिला है। इसका राइट आंसर है काल भैरव। और अगला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका यानी फीमेल में किसको मिला है? तो ये मिला है श्रेया घोषाल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन है श्रेया घोषाल। अगला जो क्वेश्चन है वो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक का अवार्ड किसे मिला है? मतलब कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक का अवार्ड किसको दिया गया है? तो देवीश्री प्रसाद को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देवीश्री प्रसाद को। अगला क्वेश्चन जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गांधी एंड कंपनी। गांधी एंड कंपनी को 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में बाल फिल्म का अवार्ड मिला है।
अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का अवार्ड किसे मिला है? तो कलाकार का अवार्ड मिला है भाविन दरबारी को। इसका राइट आंसर है भाविन दरबारी। उनकी जो फिल्म थी उसका नाम है छेलो सो के लिए मिला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार अवार्ड किसे मिला है? मतलब नरगिस दत्त पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है, कौन सी मूवी को मिला है? तो द कश्मीर फाइल्स को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द कश्मीर फाइल्स। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो आवास व्यूहम को दिया गया। आवास व्यूहम को फिल्म फेयर अवार्ड में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार अभी हमने देखा सरदार उधम सिंह को। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म 777 मतलब कि चार्ली को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म होम। सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म छेलोसो। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म कैदेसी विवासी। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म जो है उपेन्ना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म जो है समानांतर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म एकता कायजाला को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म कल कोख खुम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म प्रत्यक्षा को दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं महिला आरक्षण बिल 2023 से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन तो आना ही है। पहला क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं में के लिए 1/4 आरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं। अगर 1/3 होता तो ये सही हो जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए, यानी 33% प्रदान करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एस डी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 21वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था उस टाइम पे। बिल संसद में राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। मतलब ये बिल जो था संसद में और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो पेश किया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से किया गया है। तो इसका राइट आंसर है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो विधि और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने, इन्होंने ही पेश किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नई संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है। 2023 में लोकसभा बिल 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया है। लोकसभा में बिल में 20 सितंबर 2023 पारित मतलब हुआ। लोकसभा में जो ये बिल हुआ था पारित जो हुआ था वो 20 सितंबर को, और पहली बार पेश 19 सितंबर को किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन है 33%। 33% यानी लोकसभा में 543 सीट है, इसमें से 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसी तरह विधानसभा में जितनी सीटें होगी उसमें से उसका 33% निकाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा था? तो नए संसद भवन में पहला बिल जो पेश हुआ है वो यही था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नए संसद भवन से तो हमने क्वेश्चन देख लिया। इसका उद्घाटन 28 मई को और डिजाइन HCP डिजाइन्स ने किया था। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत, और मुख्य वास्तुकार जो थे विमल पटेल थे। अगला क्वेश्चन है महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा था, या फिर कितने मतलब संशोधन बिल को मतलब हम कितनी बार संशोधन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 बार कर सकते हैं संशोधन मतलब इस बिल में। पहला संशोधन देखते पहले पहले क्लोज आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली के असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। दूसरा संशोधन हमारा क्या है? दूसरा संशोधन में इस क्लॉज के
जो क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33 एक सेक्शन जोड़ा जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% मतलब जो होगा आरक्षण वो होगा। तीसरा संशोधन है ये है, तीसरे संशोधन विल क्लॉज के चौथे मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33 जो है 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में 33% मतलब सीट इनके लिए होगा विधानसभा में। चौथा जो विल है वो है इस क्लॉज में 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा। वो नया आर्टिकल जो होगा 33A होगा, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। इसके लिए जो संशोधन बिल रखा गया है वो 4 रखा गया है। इसका राइट आंसर है 4। 4 संशोधन बिल रखे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितना वो आया था मत, मतलब ये जो लोकसभा नारी शक्ति वंदन अधिनियम था इसके पक्ष में कितने ज्यादा वोट पड़े थे, तो 454 पड़े थे। इसके पक्ष में 454 पड़े थे, सिर्फ 2 वोट जो थे वो नहीं पड़े थे। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े थे, जबकि इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े थे। पहला जो इन्होंने दिया था एआईएमआई के प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के एक सांसद इम्तियाज जलील जो थे उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा, तो जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब यह कानून लागू होगा, यानी 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बनाने के बाद कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, जब ये कानून बन जाएगा तो ये 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, क्योंकि भारत में 28 जो है राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बनाने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। देखो, पहले बात तो इसमें मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा और राज्यसभा में सॉरी राज्य विधानसभा में मिलेगा, लेकिन हमने पहले ही बता दिया है राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस बिल कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनकर आई थी, तो 78। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके बाद जो 2024 में एग्जाम होगा 2024 में मतलब सॉरी अभी वो होगा लोकसभा का, वो 18वां होगा है। अभी ये 17वीं लोकसभा चल रही है। अब टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल कब लागू हुआ और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है। अब हम G20 से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब गलत हो जा रहा है, लेकिन मैंने उसको सही करेक्ट करा दिया है। तो हम लोग देखते हैं G20 से संबंधित प्रश्न। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो अपने देश भारत ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने देश भारत ने किया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका लोगो जो था खिलता हुआ कमल था, ये संस्करण जो था 18वां संस्करण था, और इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली अवर फ्यूचर। तो ये सारे इसके जो थे थीम थे, वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली अवर फ्यूचर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में हुआ था। भारत मंडपम जो है वो न्यू दिल्ली में है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्तर पर 28 फीट ऊंची प्रतिमा किसकी स्थापित की गई है, तो ये की गई है नटराजन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नटराजन की। नटराजन की मूर्ति 19 टन की मतलब 19 टन की है, और ये अष्ट धातु से बनी है। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता मतलब अष्ट धातु से बना हुआ है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति पुत्रों के द्वारा बनाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, G20 समूह की स्थापना कब हुई, तो 1999 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1999 में 7 देश जो थे उस टाइम पे, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। और भारत कब बना, तो भारत भी बना 1999 में ही। अब G20 आप लोग याद रखिएगा G21 हो चुका है, अब G20 नहीं रहा है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा 19वें संस्करण की मेजबानी। पहला सम्मेलन वाशिंगटन डीसी 2008 में हुआ था। 17वां संस्करण इंडोनेशिया में हुआ था और 18वां संस्करण अपने देश अभी भारत में हुआ था। अब G20 में शामिल होने वाले देश हम लोग देखते हैं। G20 में शामिल जो हुए 20 देश, अभी एक नया भी जुड़ा जो 21 बना है, वो है अफ्रीकन यूनियन संघ। तो अब इसको हम लोग देखते हैं ट्रिक से। ट्रिक है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। जी से हो गया जर्मनी, यू से हो गया यूएसए, आर से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से सऊदी अरबिया, आई से इंडिया, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर ये ए से जो हो गया ये अर्जेंटीना, बी से ब्राजील हो गया, और एक एस से हो गया साउथ अफ्रीका, एक एस से हो गया कोरिया, सी से हो गया कनाडा, एफ से हो गया फ्रांस, और फ्रांस हो गया, और ये चाइना हो गया, आई से हो गया इटली, और ये एम से हो गया मैक्सिको, ई से होगा यूरोपियन, यू से हो गया यूनियन संघ। तो ये है। और अभी अगला जो जुड़ा है लास्ट वाला अफ्रीकन यूनियन संघ है। अगला जो है, भारत में आयोजित पहले G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो भारत में आयोजित पहले G20 शेरपा की बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। बैठक की अध्यक्षता अमिताभ कांत ने किया था। अमिताभ कांत ये भारतीय शेरपा थे। दूसरी बैठक जो हुई थी वो कुमार काम में हुआ था, केरल में हुआ था। तीसरी बैठक हम्पी मतलब कर्नाटक में, और चौथी बैठक जो है वो कर्नाटक में हुई थी। चौथी बैठक जो है वो हरियाणा में हुई थी। तीसरी बैठक जो है वो कर्नाटक में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, G20 देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में हुई है। बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने किया और सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। दूसरी बैठक वाशिंगटन डीसी में, तीसरी बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। अगला क्वेश्चन जो है, 2022 में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह की मेजबानी किस शहर ने की? तो ये की है मुंबई ने। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के अध्यक्षता में पहले G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो ये, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो मनसुख मंडाविया और निर्मला सीतारमण, ये दोनों की है। मनसुख मंडाविया जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कोलकाता में हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत पहली संरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है पुणे महाराष्ट्र में। दूसरी बैठक जो है विशाखापट्टनम में, तीसरी बैठक जो है वो ऋषिकेश में। अगला जो क्वेश्चन है वो 2023 में भारत G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में हुई है। और हेल्थ बैठक दूसरी जो हुई है वो गोवा में हुई है। तीसरी बैठक जो हुई है वो हैदराबाद में, और चौथी गांधीनगर में हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ में। दूसरी बैठक पेरिस में, तीसरी बैठक गोवा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो गोवा में हुई। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बैठक दूसरी बैठक जो हुई अमृतसर में हुई, तीसरी भुवनेश्वर और चौथी पुणे में हुई। ये G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक थी। अगला जो क्वेश्चन है वह 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जो है राजस्थान में हुई। राजस्थान के जोधपुर में हुई। दूसरी बैठक गुवाहाटी में हुई, तीसरी जिनेवा में हुई, चौथी इंदौर में हुई। अगला जो क्वेश्चन है, 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहले एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो बेंगलुरु में हुई। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। अगला जो क्वेश्चन है वो है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। और इसका दूसरा जो हुआ है वो गांधीनगर में हुआ है, तीसरा मुंबई में, और चौथी जो है गोवा में हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो कच्छ, गुजरात के कच्छ में हुई। दूसरी बैठक सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हुई है। तीसरी बैठक श्रीनगर में हुई और चौथी गोवा में हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ और किस शहर में हुई? इसकी मेजबानी तो बेंगलुरु में हुई। दूसरी बैठक गांधीनगर, तीसरी बैठक मुंबई, चौथी बैठक जो है चेन्नई में हुई है।
अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुई है। इसकी दूसरी बैठक जो हुई है हैदराबाद में हुई, तीसरी बैठक जो हुई है पुणे में। मतलब ये जो बैठक हुई थी पहली जो वाली 2023 में G20 अध्यक्षता के तहत पहले डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है। अगला जो क्वेश्चन है G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो खजुराहो के मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो मंदिर जो बनवाए थे चंदेल शासकों ने बनवाया था। दूसरी बैठक जो भुवनेश्वर, तीसरी हम्पी। हम्पी जो है कर्नाटक में है। इसका थीम जो था प्रोटेक्शन एंड रिसोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए है ये। अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में हुई है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर की, इन्होंने ये जो है विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो गुरुग्राम में हुई। दूसरी बैठक जो है वो ये हुई है ऋषिकेश, मतलब उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई है। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में हुई है। दूसरी बैठक उदयपुर, तीसरी बैठक महाबलीपुरम व तमिलनाडु में हुई है। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मुंबई में। दूसरी बैठक बेंगलुरु में, तीसरी केवड़िया केवड़िया जो है गुजरात में है, और चौथी जो है जयपुर में हुई। अगला जो क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधित्व कहाँ बैठक हुई? तो इंदौर में, दूसरी चंडीगढ़ में, तीसरा जो है हैदराबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 2023 में G20 देश के कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पटना। पटना जो है बिहार की कैपिटल पटना में हुआ। यहाँ बिहार के जो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। इसका थीम जो था टुगेदर वी आर्ट। अगला जो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो गांधीनगर गुजरात में किया है। अब हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। शांति पीस नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को। मतलब आप ट्रिक से याद रखिएगा, जैसे जो नर्स वगैरह होती है बहुत शांत रहती हैं, तो ये याद रखिएगा शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। यह ईरान की महिला पत्रकार हैं। इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। यही है नरगिस मोहम्मदी। अगला क्वेश्चन है साहित्य लिटरेचर नोबेल 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जान फाशे को। इसको ऐसे याद रखिएगा कि मतलब जो साहित्यकार होते हैं अपनी जान लगा देते हैं कोई भी साहित्य लिखने में, तो जान फाशे को दिया गया है। जान फाशे को 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार उनके इनोवेटिव नाटकों के लिए दिया गया है। ये है जॉन फाशी। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वाइजमैन या फिर विजमैन को दिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। मतलब चिकित्सा में किसको दिया गया? कैटालिन कारिको और ड्रू वाइजमैन या फिर विजमैन को दिया गया है। इसका ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, विजमैन ने कैटालिन को डसा। कैटालिन कारिको और डू व्रिशमैन ने मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता। उन्हें मैसेंजर आरएनए तकनीक जिसने अभूतपूर्व कोविड-19 टीकों का मार्ग प्रशस्त किया है, पर ये काम करते थे ये लोग। और काम करने के लिए संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये है। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो फिजिक्स नोबेल का पुरस्कार दिया गया फेरेंक क्रूज, पियरे इगोस्टिनो, एनी लुई लिए को। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रूज और एनी लुइलियो को इलेक्ट्रॉन पर अध्ययन के लिए दिया गया है। तीनों वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों में यह दिखाया कि प्रकाश बेहद छोटी तरंग से कैसे उत्पन्न होती है। इसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक गति करते हैं या फिर ऊर्जा में बदलते हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉगी वावेडी को भी दिया गया, लुइस ई ब्रूस को भी दिया गया, एलेक्सी एकिमो को भी दिया गया। इन तीनों को दिया गया है। तो ABC तीनों सही है। तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट तकनीक खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है।
अब हम लोग देख लेते हैं आदित्य एल1 मिशन। आदित्य एल1 मिशन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष किस मिशन पर का नाम क्या है? तो मतलब सूर्य का जो अध्ययन करने के लिए भारत का जो अंतरिक्ष मिशन उसका नाम क्या है? तो आदित्य एल1 है। आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मतलब भारत की तरफ से पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन होगा। अगला है आदित्य एल1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो आदित्य एल1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। आदित्य एल1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। आदित्य एल1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आदित्य एल1 मिशन को लॉन्च किया गया है पीएसएलवी एक्सल C57 से। आदित्य एल1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष होगा, मतलब कि अंतरिक्ष आधारित मिशन होगा भारत का? तो ये होगा सूर्य का। आदित्य एल1 मिशन से क्या तात्पर्य है? तो लैंग्वेज, इसका राइट एल1 का मतलब वो एल से जो है वो लैंग्वेज। आदित्य एल1 मिशन को किस स्पेस से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इसरो। नासा तो अमेरिका का है और जाक्सा जो है वो जापान का है। अब इसरो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ हैं। एल बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर पर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। आदित्य एल1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन L1 पॉइंट के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो हेलो ऑर्बिट में। इसका राइट आंसर है हेलो ऑर्बिट में। आदित्य एल1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? मतलब इसका क्या उद्देश्य है? सौर ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फेयर और कोरोना गतिशील का अध्ययन, ये भी सही है। सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन, ये भी सही है। सौर प्रभामंडल का अध्ययन, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो लैंग्रेज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पे रखा गया? तो जोसेफ लुइस लैंग्रेज के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया? तो पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन है लैग्रेंजियन बिंदु वो वे है जहां दो वस्तुएं के बीच कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को निष्पादित कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला जो क्वेश्चन है वो है आदित्य एल1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने बाद अपने पॉइंट एल1 तक पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा 127 दिन। इसका राइट आंसर है 127 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है आदित्य एल मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं, मतलब कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो आदित्य एल1 मिशन के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आदित्य एल1 मिशन की अवधि कितने दिन तक है, मतलब आदित्य एल1 मिशन जो है उसकी अवधि कितने दिन तक है? तो 5.2 आवर्स तक है। अगला क्वेश्चन है इसरो के आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? तो इसके प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सुब्रमण्यम के हैं। अगला क्वेश्चन है आदित्य एल1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है? तो निगार साजी हैं। अगला क्वेश्चन है आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो गायत्री मनोत्रा हैं। अगला जो है आदित्य एल1 मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो 1475 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है आदित्य एल1 वंश और मिशन पेलोड का द्रव्यमान कितना है? तो 244 किलोग्राम है। तो करंट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने करा दिया है और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।